अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम है मुबशर लुकमान। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज मैं बड़े एक आपको अफसोसनाक किस्म का प्रोग्राम में यानी लेके आया हूं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। आपने मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किन अल्फाज में आपको ये बात कहूं, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि जो एक हुकूमत के हक में है तो वो फौरन मुझे कह देगा कि इसने दूसरी से अपना किसी पार्टी को फेवर कर रहा है, जो दूसरे पार्टी के फेवर में वो कहेगा पता नहीं इसका क्या एजेंडा है। मैं बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के बच्चों के एजेंडा की बात कर रहा हूं कि आपके हुक्मरानों ने फैसला किया हुआ है कि इन्होंने आपके और हमारे बच्चों को खुदा ना खास्ता कुर्बानियों के लिए पेश करते रहना है और इन्होंने उसका सद्देबाब नहीं करना। आपको मैं बताऊं कि चारसद्दा की यूनिवर्सिटी पे इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा सानिया हुआ, उसको हम कुर्बानी कही जा रहे हैं, जबकि कत्ल की वारदातें हैं, वो कत्ल, इक़दाम कत्ल और ये सब वारदातें हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब के तमाम जो तालीमी दरसगाहें हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको बंद कर दिया गया एक नोटिस पे, जुम्बिश कलम पे आधी रात को, कि 7 दिन के लिए बंद है। क्यों? मौसम सही नहीं है। उसी दिन इत्तेफाक से सबसे अच्छी धूप वगैरह निकली जिस दिन ये नोटिस आया आधी रात को, और यानी बिल्कुल नॉर्मल मौसम। उससे पहले सर्दी में या शदीद गर्मी में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स आई कि पंजाब के कुछ कॉलेजेस और स्कूल, बिलखसूस लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, HSN, लर्निंग अलायंस और ग्रामर स्कूल जो है, इनको बड़ी सीरियस थ्रेट्स हैं। लेकिन इन्होंने कोई सद्देबाब नहीं किया। 7 दिन के लिए जरूर स्कूल्स बंद हुए हैं, 7 दिन के लिए कॉलेजेस बंद हो रही हैं, तमाम तालीमी दरसगाहें बंद हैं, लेकिन क्या है, हर स्कूल को बुला के कह रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ। कोई स्कूल की इंतजामिया जो है, मैं उनके हक में नहीं, लेकिन मैं उनके लिए बिल्कुल गैर जानिबदार होकर कह रहा हूं, उनका काम सिक्योरिटी देना नहीं है। वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वो 2 गार्ड्स रख लेंगे, 4 गार्ड्स रख लेंगे, 6 गार्ड्स रख लेंगे, लेकिन वो स्कूल्स है, तालीम देते हैं, वो दहशत गर्दों का मुकाबला नहीं कर सकते, और वो भी मासूम कमसिन बच्चों के हमरा। लेकिन हमारे हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। ये हर टीचर को, वाइस चांसलर को और मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स को अहकामात दिए गए कि खबरदार अगर किसी को पता चला, पेरेंट को, कि ये सिक्योरिटी के खतरात के पेश नजर ये स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। पिछले 7 दिन में हमें नहीं बताया जा रहा कि वो क्या इंतजाम हैं जो हुकूमत ने किए हैं। हमें नहीं बताया जा रहा कि राना मसूद जो खुफिया मीटिंग्स कर रहे हैं तमाम वाइस चांसलर से जाके, वो उनको क्या कह रहे हैं। हमें नहीं बताया गया कि प्राइवेट स्कूल तो चलें ठीक है, वो बेचारे फीसें ले लेंगे या गार्ड्स रख लेंगे ज्यादा, मैं उसके हक या उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं, जो मदारिस के अंदर बच्चे हैं, उनका तहफ्फुज़ कौन करेगा? उनकी जानें भी कीमती हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। असल में आपके और हमारे हुक्मरानों को कोई फर्क ही नहीं है। आप देखें, पठानकोट के ऊपर कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं आई, ना कोई तश्कील की। प्राइम मिनिस्टर अपने जाती दौरों पे अभी तक लंदन में अपने कारोबार के लिए वहां पे बैठे हुए हैं, और आज उन्होंने आना था वहां पे। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दी थी कि जी हम इंडिया को इसे ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरी थी कि मोदी जो है वो भी, उनके जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो माएँ और बाप हैं जिनके बच्चे बेदर्दी से कत्ल हुए, उनके मुतालिक हमने कुछ नहीं कहा। क्यों? मियां नवाज शरीफ के ना सिर्फ अपने बल्कि उनके खानदान के सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और यही अलमिया है हमारा कि हमारे हर हुक्मरान के बच्चे या बाहर पढ़े हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, और उनके बच्चों के बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं। ना उन्होंने यहां के स्कूलों में जाना है उनके बच्चों ने, ना उनके माँ बाप ने हमारे अस्पतालों में जाना है। तो अस्पताल भी हमारे कब्रिस्तान बन गए हैं, ना वहां पे अद्वियात है, ना वहां पे डॉक्टर्स की सहूलियात है, ना वहां पे कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ना वहां पे प्रॉपर मशीनरी है, ना वहां का कोई इंतजाम है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी किश्ती की तरह है कि जिसका कोई मल्लाह नहीं है, और जितने लोग उसके अंदर सेल्फ क्लेम मल्लाह हैं, वो अपने आप को जो है ना, वो अपने अपने कारोबार बढ़ाने में लग गए। ऐसे खानदान जो 1985 से पहले बराए नाम होते थे, बराए नाम यानी सफेद पोश खानदान थे, आज वो अरबों के मालिक हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं जनाब। जायदादें हैं, करोड़ों तो उनके नौकरों की जायदादें हैं, चाहे वो इसहाक डार हो या वो कोई और इस तरह का कोई भी आदमी हो, चाहे वो मियां मंशा हो, चाहे वो कोई और इस तरह का शरीफ आदमी हो। मुझे कहते हैं कि जी प्राइवेटाइज करनी है क्योंकि PIA को प्राइवेटाइज करना खसारे में जा रहा है। मेरे पास पूरा एविडेंस मौजूद है,
मुझे इसके लिए कम से कम 3 प्रोग्राम्स चाहिए। आज क्योंकि मेरे मेहमान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसकी तफसील आपको अगले एक प्रोग्राम में बताऊंगा कि आपकी तमाम नेशनल असेंबली और आपकी जितनी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं और आपकी सेनेट है, उनमें बेशतर अफराद आपके जो हैं वो नादहंदगान हैं, टैक्स के नादहंदगान हैं। तो अगर प्राइवेटाइज होना चाहिए तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट प्राइवेटाइज होनी चाहिए, पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबलियां और सेनेट प्राइवेटाइज होनी चाहिए। सेनेटर फैसल रजा आब्दी मेरे साथ आज मौजूद है, मेहमान है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मुझे बताएं कि एक सेनेटर कितने करोड़ की रिश्वत देकर सेनेट में आता है और सेनेट का एक टिकट हासिल करता है और वहां पे सीट हासिल करता है। 8 से 15 करोड़ रुपया इलेक्शन में लगा के वो सेनेटर बनता है और 0 टैक्स दे रहा है। इसको प्राइवेटाइज होना चाहिए, इसको बेच देना चाहिए। यह हमारे मुल्क के ऊपर नुकसान है और कोई पॉलिसी नहीं बन रही कि हमारे बच्चों को तालीमी दरसगाहों पे उनको सेव करें। खुदा ना खास्ता कल को फिर कोई हादसा हो गया, खाक पतान। अल्लाह ताला मेरी इस बात को कभी पूरा ना होने दे और इस बात पे यानी अल्लाह ताला मुझे बताए कि हाँ मैंने गलत बात की, लेकिन ये नजर आ रहा है कि ना ये सिक्योरिटी कर रहे हैं, ना सिक्योरिटी के इंतजाम सही हैं, ना हमें बताते हैं। और हमारे यानी हुक्मरान जो हैं वो बड़े आराम से अपने फॉरेन ट्रिप्स पे उनको फुर्सत नहीं है। यहां पे दर्जनों बच्चे ज़िबा हो जाए, वो अपने जाती ट्रिप्स पे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीआईए के ऊपर या प्राइवेटाइज होनी चाहिए या नेशनल असेंबली और सेनेट प्राइवेटाइज होनी चाहिए। सेनेटर फैसल रजा आब्दी। शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ गुजारे का, आपने मौका दिया। मुबशिर भाई, ये जहालत और कुफ्र के अंधेरों को दूर करता है इल्म, और इसको अगर आप देखते हैं तमाम मुल्कों में, क्योंकि आपके और तमाम 6-8 मुल्कों के हालात एक जैसे हैं, शाम, इराक, लबनान, मिस्र, लिबिया, तो आप ये देखेंगे वहां पे हालात, यहाँ तो जमहूरियत है, बिल्कुल वहां का जमहूरियत है। नहीं, ये जमहूरियत नहीं है, ये भाई ये कह रहे हैं हमें। नहीं, आप इनके अंगूठे चेक करा लें, आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी जमहूरियत है। कायम अली शाह के तो चेक हो चुके हैं, अनाउंस होना है, अनाउंसमेंट के ऊपर स्टे लिया हुआ है। जमहूरियत यार, कायम अली शाह के तो अपने अंगूठे की लकीरें नहीं है, आप अपना किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं है, लेकिन मैं वोटर्स के अंगूठों की बात कर रहा हूं। वो जाली है। जी हाँ, बिल्कुल। इनके 61,000 वोट जाली है, बस 60 से 61,000 के दरमियान, बस इतने ही। और इनके 13,000 वोट ओरिजिनल है, ये भी मैं आपको बताऊं। तमाम मुल्कों के अंदर तालीमी इदारों को इसलिए सबोताज किया जाता है, हमला किया जाता है कि वहां से इल्म का निजाम खत्म हो और नौजवान बाहर उठा के वेपन उठाएं और असला उठा के किसी न किसी ग्रुप को शमूलियत इख्तियार करें और जंग लड़ें। दूसरा कि उनमें खौफ पैदा करके तकफीरी मदरसों की तरफ उनका रुख कराया जाए, जैसा कि अभी हालिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुद बयान दिया कि हम तालीमी इदारों पर हमले जारी रखेंगे और बेहतरीन जगह है इनके पढ़ने के लिए मदारिस, जहां पर आके ये जिहाद की तालीम हासिल करें। तो ये सोच है, इस सोच को पेवस्त किया नवाज शरीफ खानदान ने मुकम्मल तौर पे पंजाब में राइज किया, जिस वक्त शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि हमारी और तालिबान की सोच एक है, और फिर पूरे मुल्क के अंदर इसको वस दी। हालात यहां तक आ चुके हैं कि इनके हाथ से तमाम मामला निकल चुके हैं। जो इन्होंने सपोलिये पाले थे, अब वो नाग बन के इनकी दहलीजों के ऊपर खड़े हुए हैं। ये उनके मुंह के अंदर जो है वो गिजा डाल रहे हैं पैसों की सूरत में, मराद की सूरत में। कोई बच्चा नहीं है ना यहाँ पे, बच्चे तो आपके और मेरे जा रहे हैं ना स्कूलों में। बिल्कुल, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं ना, इनको तो कोई इससे गर्ज नहीं है। यहाँ तक कि इनके बच्चों के और इनके इलाज भी बाहर हो रहे हैं। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास, इतनी लंबी लिस्ट है कि किसका बच्चा कहां पे बाहर पढ़ रहा है, किसकी बच्ची कहां पे बाहर पढ़ी है, पोते पोते नवासे नवासियां। और यार खुदा का खौफ करें, हमारे बच्चों पे रहम करें। नहीं, इतना पढ़ के भी इनकी अभी तक एक्सट्रीमिज्म से दूरी नहीं नजर आई आपको। यहां पढ़ के इनको कम से कम वहां के हालात के मुताबिक चलना चाहिए था, उस स्टेटस के मुताबिक यहां पे कानून राइज करना चाहिए था, वैसे ही सादगी अपनानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं अपना सके। ये वहां पे पढ़ के आते हैं सिर्फ या अंग्रेजी बोलने के लिए। पाकिस्तान में एक मेयार ये कि जो अंग्रेजी बोल रहा है वही तालीमी याफ्ता है। हालांकि अगर अंग्रेजी बोलना सबसे बड़ी तालीमी याफ्ता है तो चाइनीज सदर जो है वो चीनी जुबान में, ईरानी सदर ईरानी जुबान में गुफ्तगू करता है। बात सिर्फ इतनी है मुबशिर भाई कि एक्यूरेट आपका जो यहाँ पे निशाना होगा वो तालीमी इदारे होंगे, और ये अवाम पाकिस्तान को अब जान लेना चाहिए कि हालात जो है वो नहज से बाहर जा चुके हैं। लाखों की तादाद में दहशतगर्द हमारे अंदर पैवस्त हो चुके हैं, और पैवस्त कराने वाले ये हुक्मरान है, क्योंकि 13 माह हो गए जो इंसाफ का सबसे बड़ी दहलीज थी दहशतगर्दों से निपटने की, मिलिट्री कोर्ट्स, वो इन्होंने चलने नहीं दी, और ये इनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। नेशनल एक्शन प्लान नहीं आया। देखें, मैं आपकी बात सही, नेशनल एक्शन प्लान को भी अगर आप देखें तो उसकी बेस क्या थी? एक, जो दहशतगर्दों की फांसियां हुई उनको लटकाया जाए। 2, जिसको आपने
जमहूरी किताब के अंदर राइज किया वो थी मिलिट्री कोर्ट्स। आप जिसको भी पकड़ते मिलिट्री कोर्ट्स को इसलिए लगाया गया था कि उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए था। हालांकि एटीसी कोर्ट के अंदर आप प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत जाते। तो जब आप मिलिट्री कोर्ट ही नहीं लगाएंगे तो नेशनल एक्शन प्लान किस तरह कामयाब हो सकता है? ये सिर्फ एक टाइम वेस्टिंग थी, टाइम पास करना था। और आखिर में इस नहज को वहां पे लेके आना था जहां ये बड़ी कामयाबी से दिसंबर में एतजाज हसन के जरिए लेके आए इनकी जो मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी की सूरत हाल को और उसको मुतनाजा बनाया। साइकोलॉजिकल इन्होंने एक वार किया तमाम मिलिट्री चीफ की। बिल्कुल। तो भाई बाकी जो अपना 4-4 बारी एक्सटेंशन लोगों को मिल रही हैं जिसमें को वीसी है, को फलां है, वो क्यों हो रही है? देखें इनकी खुशी का एक तनासुर आप देख लें, पूरे पाकिस्तान में खुशियां मना रहे हैं। एक तो ये अपनी चोरी का खुद ऐलान कर रहे हैं, मतलब अब इनके लिए एक्सटेंशन मसला है या नहीं है इसको मौजूदा अभी 1 महीने पहले से ही मजा आए, इंतहाई मजा आए कि राहिल शरीफ कल मुकर जाएंगे। मैंने कहा ही नहीं, आसिम बाजवा के ऊपर डाल दें और कैंप मैंने लेने, ये मर जाएंगे सारे। एक्सटेंशन किसी शख्सियत की मरून मिन्नत नहीं हुआ करती। एक्सटेंशन किसी शख्सियत को नहीं, उसके काम को दी जाती है। आपको याद होगा जनरल कियानी ने 1 साल की मांगी, पीपल्स पार्टी ने 3 साल की दी, जनरल अहमद शुजा पाशा को दी। और मैं आपको एक नई बात बताऊं, पीपल्स पार्टी कोसरी होगी, उन्होंने 30 साल की क्यों नहीं दी? मैं आपको एक ये आइन के जो रुए परवर हैं इनको आज मैं एक हदिया कर रहा हूं और ये आपके लिए भी ये अचंभे की बात होगी कि आप सिर्फ आर्टिकल 179 पढ़ के दिखाएं मुझे। ये नीचे पढ़ेंगे आप, ये जमहूरी चैंपियनों को सुनाएं जरा। अदालत उस्मा का कोई जज 65 साल की उम्र को पहुंचने तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा। जजेस कबल इसके कि वो कबल अजीम मुस्तफी हो जाएं या इस दस्तूर के मुताबिक ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए किसी वक्त भी। अच्छा, अब इसमें एक एज मौजूद है, 65 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं 2014 के अंदर जनाब आरिफ खिलजी हुसैन खिलजी साहब जो हैं वो रिटायर हुए। अभी 1 माह पहले उनको फिर एक्सटेंशन दी गई, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। व्हाट इज दिस? वो तो एड हॉक जज के तौर पे किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का जज है वो, चाहे एड हॉक है। पूरी बार ने भी ऑब्जेक्शन। अच्छा, तारिक परवेज साहब ने ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दिया ना, लगाया ना। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि लगाया या बार ने कहा, मैं ये कह रहा हूं उस वक्त ये सियासतदान कहां थे? उस वक्त आवाज निकलनी चाहिए थी पीपल्स पार्टी की, उस वक्त निकलनी चाहिए थी नवाज शरीफ और इन तमाम सियासतदानों की आवाज। इसका मतलब इनका मसला एक्सटेंशन है ही नहीं। ये तो खुद लगा रहे थे। तो इनका मसला फिर राहिल शरीफ है ना। एक्चुअल जो बात समझने वाली है, इनको एक्सटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका मसला एक्सटेंशन होती तो फकीर हुसैन आज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होता 4 बार एक्सटेंशन लेने के बावजूद। पीपल्स पार्टी खुद एक्सटेंड करती रही है यहां पर बैठ के पिछले जनरल को। तो एक्सटेंशन तो दी जाती है, काम को दी जाती है, और एक्सटेंशन लेना ना लेना एक मेरी पर्सनल राय होती है, लेकिन असल सवाब दी गई अवाम पाकिस्तान की। अयूब खान के लिए आज भी ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा है आपने, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। तो इस कौम को अगर ऐसी याद चाहिए, इस कौम को यहां पर अपने गुलामी के अंदर जिंदगी गुजारनी है, इस कौम को तकफीरियों के साए में जिंदगी गुजारनी है, तो इन सियासतदानों के साथ चले। वरना मैं आपको बताऊं ये हक सिर्फ पाकिस्तान में 82,000 शोहदा के लवाहिकीन का है, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। अगर वो समझते हैं जरूरी कि जनरल राहिल शरीफ को कंटिन्यू करना चाहिए ज़रबे अस्त को, तो जनरल राहिल शरीफ भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। माजरत के साथ जज्बाती आप हो गए हैं, हालात है। आपके शोधा की क्या हैसियत है? आपने पठानकोट इंसिडेंट पे 24 घंटे में जीआईटी तश्कील दी, 4 सदा यूनिवर्सिटी के ऊपर अभी तक आपकी कोई जीआईटी नहीं है। दफा करें अपनी आप ये शहादतों को और दफा करें आप अपनी ये जो है सॉवरेनिटी को। आप इंडिया के सॉवरेन है यहां पे भाई बैठे हुए, उनकी सॉवरेनिटी की लड़ रहे हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे बताएं ना, ईरानी सदर ने अभी पिछले दिनों चाइनीज सदर के साथ जो है एक सिल्क रोड का मुआहदा किया। ये पाकिस्तानी क्यों छुपा रहे हैं कि अफगानिस्तान के रास्ते चाबार मेगा ऑयल सिटी बना दिया, गवादर को वाइंड अप कर दिया। इस अवाम में कोई है फिक्र? जिन्होंने गवादर में जमीनें खरीदी थी उन पे यहां पे पेशानी पे कुछ देखा आपने? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी पार्लियामेंट अगर इतनी पावरफुल है तो मुझे सिर्फ इतना तो बता दें आप कि ये जो टापी मुआहदा है इसके अंदर इंडिया को किस रेट पे गैस दी जा रही है, हमारा क्या रेट है, अफगानिस्तान का क्या रेट है, इसको बनाने में पाकिस्तान ने कितना फंड देना है और ये गुजरगा इसकी कहां से, तो ये किसी को पता ही नहीं है। ये तो एक पेज के ऊपर सीआईए ने नवाज शरीफ को एक स्केच बना के दिया कि तुम जाओ और वहां पे इफ्तिदा कर दो। तो जो पार्लियामेंट पाकिस्तान से गुजरने वाले आप ही गुजरगा हो या कोई इक्तिसादी गुजरगा हो उसके बारे में लाइल हो, तो फिर उस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है? क्या आप बता भाई हमारी किस्मत में या टापी अपना कॉन्ट्रैक्ट आएगा या टप्पी कॉन्ट्रैक्ट आएगा इंडिया का? देखो यार, टप्पी या टापी इनसे हमारी जान नहीं छुटती। मैं उसकी वजह बता। चाइना को इक्तिसादी तौर पे शिकस्त देने के लिए अमेरिका ने इंडिया को जॉइंट बनाने का फैसला किया, इंडस्ट्रियल। उसके लिए उसको गैस चाहिए थी, उसकी प्रोडक्शन चाइना से 30 गुना नीचे डिक्लाइन कर जाती है, पूरी दुनिया में वो ग्रिप कर जाए, क्योंकि 1.25 अरब की तो आबादी वहां पर भी है ना। तो ये नवाज शरीफ ने बिजनेस पार्टनरशिप करने के साथ ही स्टील के बिजनेस को फरोग देने के लिए इंडियन स्टील कंपनियों से मुआहदे किए और इस पाइपलाइन को उसने जो है अहमियत दी और इंडिया को पहुंचा के सुपर जायंट बनाने का जो आगाज किया। पाकिस्तानी कौम को मैं बताऊं कि गवादर मेगा ऑयल सिटी फारिग हो चुका।
मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत का, आपकी जमहूरियत का एक और कारनामा। बिल्कुल, आप नक्शा खोलें, आप ईरान का और अफगानिस्तान का नक्शा खोल के लेके आए, आप उसको सामने देखेंगे कि सिल्क रोड वहीं से जाएगी। चाइना ने कभी अफगानिस्तान में इंटरफियर किया आज तक जिंदगी में? अभी बहुत कर रहा है। क्या समझ के मुझे पहले ये बताएं, सारी बातें छोड़ दें, ठीक, क्योंकि आपकी तो जिम्मेदारियां नहीं मेरे हैं, मैं तो एक बाप भी हूं। मुझे ये बताएं कि जब मंडे को मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है इंशाल्लाह, तो हुकूमत वक्त ने क्या इकदाम किए हैं कि तालीमी इदारे हमारे महफूज रहें बच्चों के? आज तक आप 15 साल में इकदाम उठा के देख लें कि इन्होंने मज़ारात पे क्या किए, इन्होंने इबादत गाहों पे क्या किए, इन्होंने स्कूल पे क्या किए? कुछ नहीं। आपके वहां पे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, इनके 4 वजीर आएंगे, बातें करेंगे, ऐसे चेक देंगे जो सारी जिंदगी बॉम्ब सी ना हो। तो जो कौम अपने शोहदा के वारसीन का इंसाफ लेने के बजाय इमदादी चेकों का इन्हिसार करना शुरू करे, वहां आपको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। हम मर जाएंगे, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, हमें कुर्बानी डिक्लेयर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सारी जिंदगी कुर्बानियां डिक्लेयर करती आई है। मैं पीपल्स पार्टी से पूछता हूं कि भाई किसी का इंसाफ भी लिया है? पीपल्स पार्टी की कुर्बानी नहीं हो सकती क्या? पीपल्स पार्टी की तो कुर्बानी होनी है, क्योंकि ये जो इन्होंने बंकर बनाए हुए हैं अरबों रुपए के बिलावल हाउस के अंदर, ये आपके और मेरे से बचने के लिए थोड़ी बनाए हैं। इनको भी पता है कि क्या खतरात आ रहे हैं आगे। मिसाइल प्रूफ बंकर जो बने या रायविंड के अंदर बने हुए, ये क्या सोच के बनाए हुए? इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए बनाए हुए ना। अंदर ही हेलीपैड भी है, वहां से ये निकल जाएंगे हेलीकॉप्टर में बैठ के। आप और मैं यहाँ पे लड़ने के लिए मौजूद हैं। पुलिस और वर्दी को इन्होंने इतना डिक्लाइन कर दिया है कि उसकी हैसियत खत्म कर दी है। अदालतों के अंदर जो एक पुलिस ऑफिसर जाए तो जज कहता है मैं तो तुम्हारी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को मानता ही नहीं हूं। दुनिया प्रोसिक्यूशन की यहां पे बुराई करती है कि हम ये सोचने के लिए हक बजाने में है कि आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को जब जाते ही कह देंगे कि तुम झूठे हो, तो आप सोच सकते हैं कि वो किसी केस को यहां पर सेटिस्फाई अंदाज के अंदर आगे ले जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बुनियादी गलतियों का मजमुआ जिस खित्ते का नाम है वो पाकिस्तान। सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी हमारे साथ हैं। वी कम बैक टू आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी हमारे साथ ही हैं। लाहौर शहर में एक बहुत अहम और गंजान इलाका है, वो है रीगल चौक। अगर आप रीगल चौक से वाकिफ हैं, अगर आप लाहौर से वाकिफ हैं, तो आपको पता है कि उसके एक साइड पे बड़ा मशहूर कैथीड्रल स्कूल है। कैथीड्रल स्कूल के बिल्कुल दाएं जानिब सेक्रेड हार्ट स्कूल है, और इस साइड पे जहां मस्जिद शोहदा है उसके पीछे बहुत बड़ा स्कूल लाहौर का, जहां खुद मियां नवाज शरीफ कोशिश करते रहे पढ़ने की, वो सेंट एंथनीज हाई स्कूल है। और अब ये सिक्योरिटी का आलम मैं आपको वहां पे दिखाता हूं इन सारों के लिए। दिखाएं जी, तस्वीर दिखाएं आप अपनी स्क्रीन पर जरा देखें। ये एक पुलिस वाला जो है चारपाई को टेढ़ा करके वहां पे खड़ा है मस्जिद शोहदा के सामने। ये अब सिक्योरिटी करेंगे आपके और हमारे बच्चों की वहां पे। सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी, मैं एक पेरेंट हूं, और हर पेरेंट जो है ना इस वक्त तो काम पे, बिकॉज हमें ये पता नहीं आप कर क्या रही हैं। हमें ये बता भी नहीं रहे कि आपने स्कूल क्यों बंद किए थे, आपको वो थ्रेट कौन सी थी, उसका लेवल क्या था, और अब 7वें दिन वो थ्रेट कम क्यों हो गई है। प्लीज हमें बताएं, हम बच्चों की कुर्बानियां नहीं देना चाहते। देखिए ना, उनका जो स्टेटमेंट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का या दाश का, वो तो खुद एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और इसमें मैं आपने ये दिखाया ना, अब ये थ्रेट जो है, ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो इंतहाई संगीन हो गई है, जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं। जब APS का सानिया हुआ था ना, तो गुलिस्तान जौहर के एक स्कूल के अंदर मुझे खुद पेरेंट्स ने आके बताया कि हम स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, और पीछे वो कहते हैं हम घूम के देखते हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हम अपने बच्चों को लेके कहां से निकलेंगे। तो जब कौम इस सूरत हाल में चला जाए, जब मेहमान नफसियाती मरीज बन जाए, देखें खौफ तो उन्होंने पैदा कर दिया। तो भाई अपने इन हुक्मरानों के गिरबान पकड़े ना जाके। तो इनके गिरबान तो ये अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेंगे, तो ये तो शेर हुए हैं ना, ये हुक्मरान तो है ही नहीं। तो आप तो कह रहे हैं, आप तो मुझे कह रहे हैं कि कायम अली शाह जाली वोटों के साथ है। तो कह रहा हूँ घुसपैठी है। वो कैसे जाली वोटों के साथ है? कितने जाली वोट हैं उसके? 61,000 जाली वोट हैं। सात देखें मेरी बात सुने, मैं अगर सही आया हूं और मैं अपने आप को शहीद बेनजीर भुट्टो का वफादार जियाला कहता हूं और उसके खून की पाकिज़गी की कसम खाता हूं। वैसे वो तो फिरौन की उम्र के हैं, बेनजीर तो बेटी थी उनकी, बेशक थी, लेकिन मैं आप उनके साथ 7 सूबाई वज़रा भी हैं। अगर आप जेन्युइन जीते हुए हैं
तो आपने जब अंगूठों के निशान चेक करा लिए ट्रिब्यूनल ने और उसने अनाउंस करना था, तो आप हाई कोर्ट पहुंच गए और उसके अनाउंसमेंट पे आप 7 वजीरों समेत स्टे लेके आ गए। तो आप अगर इतने ही बेनजीर भुट्टो स्टे क्यों? स्टे बस ये पाकिस्तान में बदमाशी है। नहीं तो अदालत ने कैसे स्टे दे दी? भैया आई डोंट नो, ये कोई कानून नजर नहीं आया। ट्रिब्यूनल तो अपना फैसला सुनाना चाहिए ना, सुनाना चाहिए ना, लेकिन हाई कोर्ट के तो मातहत है ना, कुछ भी कर लें। अच्छा वो ठीक है, फिर सुपीरियर अदालत है तो हम क्या कह सकते हैं ना। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर ये शहीद बेनजीर भुट्टो के जियाले हैं और वाकई जमहूरी हैं तो ये अपना स्टे हटा के खुद फैसला करवा दें। अगर ये सही निकले तो है ना, नहीं, अगर ये सही निकले तो आपके और मेरे जमहूरियत है ना कि अगर मेरे पास वोट का हक होगा कि शहबाज शरीफ को नहीं चूज करना चाहता तो मुझे हमजा शहबाज को चूज करना पड़ेगा। जमहूरियत यह है कि अगर मैंने मियां नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया तो मैं मरियम नवाज को वोट दूंगा हर हाल में। तो एक्सेप्शन खुद ना लेना, फिर ये नए चेहरे आने देना, फिर ये मरियम नवाज को आने देना, फिर ये हमजा शहबाज को आने देना। चार मुख्तलिफ सिमतों से यही क्यों चिमटे बैठे हुए, ना इनके अंदर कोई काबिलियत है ना कुछ है। पाकिस्तान के सौदागर और इतने बड़े जमहूरी हैं तो कल ये ऐलान करा दे विफाक के भी 4 वज़रा ने स्टे लिए हुए। अभी हाल ही में ख्वाजा साद रफीक का और ख्वाजा आसिफ के दोनों के हलकों के निशानात चेक कराने की बात आई। आपको वाज़े तौर पे बता रहा हूं कि ये दोनों डिस्क्वालीफाई हैं, आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सिंध के अंदर सिर्फ 3 सीट जो है वो जैनियन है, बाकी सारे घुसपैठी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये जान लें राहिल शरीफ के लिए 10 महीने काफी हो या ना हो, मैं ये समझता हूं कि राहिल शरीफ के लिए 10 महीने काफी हैं और इन घुसपैठी हुक्मरानों के लिए उन 10 महीनों में ये अंगूठे काफी होंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा फरवरी से शौदा के लवाकिन ने सड़क पे आने का ऐलान कर दिया, आप देखेंगे। पीआईए तो आपका बिक गया, पीआईए बिक गया। 4 सद्दा यूनिवर्सिटी के वाकये को कंडेम करने के लिए कोई यानी उसे नेशनल असेंबली में नहीं हुआ, उसी दिन पकड़ के पीआईए को उन्होंने भेज दिया। उसकी वजह है ना, पीआईए तो पहले ही बिक चुका था, ये इत्तेहाद का जो मुआहदा था वही तो बेचना था। और मैंने तो आपको बताया एचडीएस जो ग्रुप है, जो इसाक डार के बेटों का और धाबी ग्रुप का है, अब इत्तेहाद को हटा के धाबी ग्रुप तो एक्चुअल वही है ना उसका हेड, तो ये इन्होंने इसको खरीदा और टके भाड़ों में खरीदा, तो आपने अपने प्रोग्राम में खुद बताया। लेकिन मैंने देखे उस दिन आपके प्रोग्राम में एक बात की थी, शायद आपको नागवार गुजरी। मैं अभी सीडियां लेके आया हूं, तमाम बयानात लेके आया हूं, उसके अंदर वाजे तौर पे 2011 के अंदर जब टीके का मुआहदा हो रहा था, जो अभी अंडर डिस्कशन था, बिल नहीं था, उस पे ये तमाम पालपा और ये तमाम यूनियंस और इनके रहनुमा निकले थे बाहर और इन्होंने एक बड़ा नारा दिया। एजाज हारून ही बुरा लगता था ना। बिल्कुल, एजाज हारून और मैं 2 इस्तीफे हुए थे, आपको याद होगा, दूसरा मैं था। तो फिर देखिए मेरी बात सुने, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ना, उस वक्त एक नारा था कि पीआईए हमारी माँ की जैसी, माँ का सौदा बेगैरत, यही नारा था ना। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि गैरतमंद अब किधर हो, निकलो ना, अब तो पूरा बिल भी आ गया, अब तो बिल भी पास हो गया। कितने लोगों ने तो प्लॉट ले लिए हैं हुकूमत से, नहीं मजदूर नहीं, मजदूर आज भी नहीं भाई, अपना यूनियन के होदेदारों ने छोड़ दें तो सौदागर है। मैं अगर ये सौदागर नहीं होते तो 8 महीने से ये खाली इजलास कर रहे होते, अब तक तो पीआईए बंद हो जाना चाहिए था। एजाज हारून के टीके के मुआहदे के ऊपर 3 दिन के अंदर हड़ताल हुई थी। उस वक्त अपना पेलपा का हेड आमिर आशमी नहीं था। नहीं तो फिर हम ये मान लेते ना, अगर ये नहीं निकलते तो हम मान लेते कि ये मुझसे पर्सनल था, ये तमाम लोग मुझसे पर्सनल थे। फिर इनके गली कूचों में जहां ये रहते हैं वहां पे मैं ये नारे सबके इनके घरों पे लिखवाऊंगा कि पीआईए हमारी मां की जैसी और मां का सौदा बेगैरत। फिर आप फैसला करके बताइएगा ये गैरतमंद भाईजान। बात ये है कि मैं कह रहा हूं कि अगर खसारा करना गलत बात है और गलत वजूहात से खसारा है तो फिर असेंबली भेज देते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता, सेनेट भेजते हैं। आपने तो अपने एक प्रोग्राम में हमारी तकरीर इस्तीफे की चलाई थी ना, सेनेट। जो पार्लियामेंट अपने सेनेटर को इंसाफ ना दे सके उसको तो वाकई प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि 3G 4G के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी का आप इजलास निकालने मैं ही था जिसने रोका था और कहा था कि 107 अरब रुपए वसूल करो, फिर इनको 111 अरब रुपए में लाइसेंस देना। ना 107 अरब रुपए वसूल हुए, ना 111 अरब में से इनको आज तक कोई पैसा आया। तो सिवाय जोंग के बाकी तमाम कंपनियां फ्री में 3G 4G यूटिलाइज कर रही हैं। दूसरा 3 इश्तिहार आते हैं इस प्रोग्राम में, आप वो भी बंद कराएंगे? जी मेहरबानी, आप कोई नहीं करते। मैं आपसे गुजारिश, हमें आदत है इश्तिहार बंद कराने की। दूसरा TWA मुआहदा जो नदीम यूसुफजई ने किया था, अगर आप पीआईए की तबाही को जानना चाहते हैं और जब तक नदीम यूसुफजई को और चौधरी अहमद मुख्तार को गिरफ्तार नहीं करेंगे आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप TWA के मुआहदे की तमाम कॉपियां मैं आज आपको देके जाऊंगा। तो अहमद सईद के भाई से शुरू होते हैं ना, उनके भाई अहमद सईद से शुरू होते हैं जिन्होंने 777 की डील में किया था। बिल्कुल था। अभी सुने एक बात, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक होता हूं। अभी ईरान ने 114 एयरबस का सौदा किया, उसमें बोइंग क्यों नहीं है? वजह, ये जितनी प्राइवेट कंपनियां ये बोइंग क्यों नहीं ला रही? एयरबस ला रही है ना, तो बोइंग इसलिए दिया जाता है कि वो सफेद हाथी होता है, उसमें कमीशन होता है। आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूं कि असल कमीशन होता है और इसमें असल धांधली होती है लीज। अब 19 तैयारे ये लीज पे लेके आए हुए हैं, उन्हीं कंपनियों से लाए हुए जिन पे $1700 के अंदर दूसरी कंपनियां लाई हुई हैं, शाहीन हो गई या एयर ब्लू हो गई, तो ये क्यों नहीं ला सके? तो कम से कम अगर एयर ब्लू जो जहाज खरीदती है वो तो सही रेट पे खरीदेगी ना, तो पीआईए उसी रेट पे खरीद ले, मसला क्या है? अरे यार, ये एयर ब्लू से मुझे याद है कि शायद खाकान अब्बासी इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में से हैं, एयरलाइन अपनी है,
हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ उनकी जमीन है, कारोबार है, वजीर पेट्रोलियम है, सब कुछ है, तो टैक्स सिर्फ 22 लाख। तो टैक्स इसमें क्या हो गया? आपके पास तो सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपने तो इस पर 100 से ज्यादा प्रोग्राम किया। आपके वजीर आजम का जाती टैक्स 5,000 रुपए, तो आप उस पर क्या कर लेंगे? भाई मैं और आप जो टैक्स देते हैं हमारा तो कटौती हो जाती है, चाहे हम इंपोर्ट में करें या आप यहाँ जॉब पे करें। लेकिन आप मैं आपसे पूछूं और आप इसको आप चाहेंगे तो उठाएं कि देखें मनी लॉन्ड्रिंग। ये बड़े बड़े लोग जो हैं इनकी मैं डिटेल्स वेब पे डालने लगा हूं, जिसने जितना भी टैक्स दिया और जिसने डिक्लेयर किया कि मेरे पास मेरी आमदनी नहीं है, तो और वो सेनेटर्स हैं। नहीं, मैं भी तो पूछना चाहता हूं। एक आपका वजीर खजाना है, उसने अपने बयान में खुद का ऑन रिकॉर्ड बयान है जो मैंने अभी आपके हवाले किया है कि मैंने 40 करोड़ रुपए अपने बेटों को कारोबार के लिए दिए, जिन्होंने कमा के मुझसे वापस किए दुबई। किस तरह दिए? वे ऑफ ट्रांजैक्शन कोई पूछेगा किस ट्रांजैक्शन के तहत गया? ऑफ कोर्स मनी लॉन्ड्रिंग। जुराबों में भेज के डाल के भेजिए। आप फिशरीज बंद कर लें, आप एयरपोर्ट पे निगरानी कर लें पैसे जाने की, लेकिन जब तक शाही तैयारे जो उतर रहे हैं उनको चेक नहीं करेंगे तो आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक सकते। यहाँ पर डिप्लोमेटिक उसमें आ रहे हैं ना, नो डाउट, बट इसके अंदर जाने वाला सामान चेक होना चाहिए। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उसमें असला बड़ा आ भी रहा है और मंशियात जा भी रही है। अभी हाल ही में बैरूत में एक सऊदी शहजादा मंशियात के साथ पकड़ा गया है, आपको यह भी बताता चलूं। दूसरा, देखें आप स्टेट आपका जो हमारी बात हमें दलील चाहिए। स्टेट आपका पूरी दुनिया से कर्जा उठा रहा है सैकड़ों मिलियन डॉलर 7% पे, और आपका स्टेट बैंक का गवर्नर जो है अशरफ वतरा, जिसकी जो ड्यूल नेशनल है, जो मलका है कनाडा, ड्यूल नेशनल जी मलका है कनाडा, स्टेट बैंक हेड कैसे है? ये पाकिस्तान है जी, यहां पे हर कुछ हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर उसने इस्लामी बैंक को 20 अरब रुपए में से 5 अरब रुपए 0.01% पे दिए। तो मैं और आप किस हिसाब से बैठे हुए हैं यहां पर? ये कौन सा लोन है? ये किस तरह दिया जा रहा है? बाकी लोग, मैं और आप क्यों 8 और 10% के ऊपर खड़े हुए हैं? हम क्यों क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20% दे रहे हैं? हम लोग कौन लोग हैं? अगर पाकिस्तान में हमारी ये हैसियत है कि एक इस्लामी बैंक के डायरेक्टर को, चूंकि वो एचडीएस ग्रुप ने खरीदी, चूंकि के इलेक्ट्रिक जो है एचडीएस ग्रुप खरीद रहा है, तो 800 अरब रुपए का जो कॉपर चोरी हुआ है उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और ये उसके अंदर बैठे हुए हैं, कुंडों के सारे बिल इनके जाती खजानों के अंदर जा रहे हैं, कोई इसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं है, कोई कानून नहीं है। आपकी तो क्या करें? अर्ज है कि मौशी हिटमैन, इकोनॉमिक हिटमैन जो है इसहाक डार, उन्होंने इस मुल्क में 2016 को मुबारक तरीन मुल्क डिक्लेयर किया हर फ्रॉड करने वाले के 2 नंबर के लिए, काला धन कमाने वाले के लिए, कि 1% पे तमाम काला धन जो है उसको वाइट करा ले। अब आप करा सकते हैं। इस मुजवजा कानून के तहत 5 से लेकर 50 करोड़ तक के असासे जाहिर करने और खुद को टैक्स के निजाम में लाने वाले ताजरों और सनतकारों को यह सहूलत दी जाएगी कि सिर्फ 1% टैक्स अदा करें, 1% टैक्स अदा करें, और उनका सारा ब्लैक मनी जो है वो हलाल हो गया। तो ये तो काला धन वालों के लिए जन्नत है। देखे ना, मेरी बात सुने, इसमें असेंबली कहां है आपकी? पहले तो मुझे ये बताएं। असेंबली कौन सी? ये पार्लियामेंट। ओ पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में कौन सा बड़ा फैसला हुआ है भाई आज तक? में पकौड़े और समोसे खाए जाते हैं, इससे बड़ा क्या फैसला होगा? गप्पे लगाई जाती हैं, जाती खैर खबर दी जाती है, एक दूसरे के। फौज को बुरा कहा जाता है। फौज देखे वो ईमान है, वो पार्लियामेंट में हलफ लेने के साथ ही ईमान के हलफ लिया जाता है कि फौज सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी। तो इनको यही याद है। अभी मैंने आपसे कहा ना एक्सटेंशन मसला नहीं, अब तो मान जाए आप। मैंने आपको दोनों जज साहिबान का, तारिक परवेज साहब का भी बताया, आरिफ हुसैन खिलजी साहब का भी बताया। अगर एक्सटेंशन मसला होता तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का बयान होता, इसके ऊपर नवाज शरीफ का बयान होता, पार्टियों का बयान होता, तो एक्सटेंशन मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वाजे कर दूं, अंगूठे ही काफी होंगे इनके लिए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कम से कम जनरल राहिल शरीफ जो है देखें, मुबशिर भाई, जब राहिल शरीफ साहब आए ना, तो हमने तमाम उनके अंदाज को देखते हुए जमहूरी मार्शल्ला का कॉन्सेप्ट लाए थे, टेक ओवर का नहीं लाए थे, इसलिए कि हमें पता था इन्होंने टेक ओवर करना ही नहीं है। और उसका वाज़ेह दलील ये हुई कि जब धरना हुआ तो उसके बाद तो सोने पे सुहागा हो गया, स्टैंप हो गई कि इन्होंने टेक ओवर नहीं करना। बेसिकली वो यहाँ पे जमहूरियत को मजबूत करने की सोच रखते थे। और पाकिस्तान के अंदर ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं जो ट्रांसपेरेंट हुए हैं, पूरी दुनिया में आप 20वें नंबर पर आ गए हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में, ये उन्हीं का कारनामा है। 100 से ज्यादा मौके थे उनके पास टेक ओवर करने के। तो एक्चुअल अगर सियासतदारों ने उन्हीं से एंगेज होना है तो फिर ये तो फिर उनकी मर्जी है ना। मैं तो आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि जब तक जनरल राहिल शरीफ हैं, मुझे तो लग रहा है कराची ऑपरेशन हॉल्ट हो गया। कराची ऑपरेशन इसलिए हॉल्ट हो गया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये ऑपरेशन हो रहा। बुनियादी जुस्त होती वो मिलिट्री कोर्ट थी। जब आपने मिलिट्री कोर्ट में भेजे ही नहीं मुकदमे और इन्हीं कोर्ट में भेजे, तो वो 11,000 दहशतगर्दों में से तकरीबन 2 या 4 को छोड़ के बाकी सब वापस आ गए। आपको पता है एक काम हुआ था लाल मस्जिद में, जब सारी इवैक्यूएशन हो रही थी उस वक्त मुशर्रफ के टाइम पे, और वो ये था कि हर एक को डीएनए सैंपल लिया गया था, और उसके बाद अभी तक 50% से ज्यादा जितनी आपकी
वारदातें हुई हैं धमाकों की, खुदकश बमबारों की, ये वो डीएनए जो है उनसे मैच करते हैं। उनके फतवे हैं। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि मुल्क भर के अंदर हम सुसाइड अटैक का सिलसिला शुरू करेंगे, हम खुदकश धमाके करेंगे। उसके बावजूद उस शख्स को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो या कोई भी प्लान हो। लेकिन मैं आपको ये वाजे कर दूं, आप भी सोचें कि अगर ये इतने ताकतवर हैं तो इस मुल्क में कौन सा माइंडसेट ग्रिप कर रहा है कि मेरे और आपके लिए तो अदालतें और हथियार और ये जेल खानाजात मौजूद हैं, लेकिन इन दहशतगर्दों को अगर कोई पूछने पर तैयार नहीं है और ये खुलेआम इस तरह बदमाशी कर रहे हैं तो फिर आप मान जाए। हमारे स्कूलों में बच्चों को ये उन्होंने सामने स्केप कोट्स बना के डाला। बिल्कुल। आज तक आपने सुना है किसी मदरसे में धमाका हुआ है? मैंने तो नहीं सुना। तो मैं आपसे वही बता रहा हूं, पाकिस्तान से अल पाकिस्तान का सफर तेजी से जारी है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है पाकिस्तान की कौम की खामोशी। जो कौम खामोश हो जाए वहां पे कुछ भी हो सकता है। उसके साथ आप मदरसे की बात करें, मैंने तो इजराइल के ऊपर किसी खुदकश को जाते नहीं देखा। नहीं जाएगा। और उसकी वजह यह है कि इजराइल बेसिकली दाश का सपोर्टर है और पाकिस्तान दुनिया में आने वाली जो जंग है वो दाश वर्सेस हिजबुल्लाह और ईरान है और ये किसी अरब मुल्क से नहीं होनी। ये पूरी दाश सऊदी अरब को, यूएई को आइंदा चंद महीनों में टेक ओवर करने वाली है, उनके असले को टेक ओवर करने वाली है और फिर ये जंग करेंगे ईरान से, मैं जो समझता हूं। और मैं उसकी बुनियादी वजह भी अपने मुल्क में दिलचस्पी है जी, मुझे सिर्फ पाकिस्तान में दिलचस्पी। वो आएंगे ना खतरात इधर, वो खतरात इधर आएंगे ना। मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं, जब ये अरब शहजादे वहां से भागेंगे तो इन्होंने पाकिस्तानी आना, इसलिए तो इदारे खरीद रहे हैं ये लोग। टेंशन दे रहे हैं मुझे। फैसल रज़ाब्दी मेरे साथ, सच बोल रहा हूं। फैसल रज़ाब्दी मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद आता हूं इनके पास। ठीक है, ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। दो हजरात का मैंने एतराफ करना है इनके मुतालिक, एक सेनेटर फैसल रज़ाब्दी और एक अल्लामा इब्तिसाम अलई ज़हीर। ये दोनों हजरात इतनी स्पीड में उर्दू बोलते हैं, इतनी स्पीड में उर्दू बोलते हैं कि कई बार मुझे लगता है अरबी बोल गए और मुझे समझ नहीं आती। भाईजान मुझे जरा आखिर में दोबारा बताएं, ये जो आइन आप निकाल के बैठे हुए एक्सटेंशन का इससे क्या ताल्लुक है? आर्टिकल 44 के अंदर आप जाएंगे तो सदर की मुद्दत की एक मियाद है कि उसकी क्या मियाद होनी चाहिए, 5 साल। आर्टिकल 52 के अंदर जाएंगे तो आपको उसके अंदर असेंबली की मियाद पता चलेगी। ठीक है। ये आर्टिकल 243 है, इसमें मुझे आप जनरल की मियाद दिखा दें। भूल गए होंगे लिखना। कैसे भूल गए यार? कोई आईन है या कोई मजाक है? क्या मतलब है भूल गए? कहाँ लिखा है? पाकिस्तान के बर्री, बहरी और फजाई अफवाज और मस्कूरा अफवाज के महफूज दस्ते कायम करे, उनकी देखभाल और मस्कूरा अफराद में कमीशन अदा करे सदर वज़ीर आज़म। ठीक है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इनके तकर्रुब मसला। इसमें तो रिटायरमेंट का कुछ नहीं लिखा। दैट्स ऑल। फिर ये किस लिए बातें करते हैं? कौन है ये लोग? इदारा मिलिट्री एक्ट 1953 के अंदर जो दर्ज है, इदारा अगर महसूस करेगा कि उसको किसी शख्स की जरूरत है। आपने अलग से नहीं छुपा के रखा हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जगह पे यही है ना। मैंने जनरल कियानी के एक्सटेंशन की सबसे ज्यादा हिमायत की थी, उसकी वजह कि जंग जारी थी। बहुत ही आप अपना काबिल मुजम्मत शख्स हुए फिर। इसलिए कि वहां से इदारे से आया था। हर जर्नैल इस काबिल है कि वो जंग लड़ सकता है। बिल्कुल। इदारों में हर आदमी इस काबिल होता है कि वो लीड कर सकता है। लेकिन अवाम की पजीराई किसी किसी को हासिल हुई है दुनिया के अंदर, नेपोलियन बोनापार्ट हो या सिकंदर आजम हो, राहिल शरीफ साहब जी, राहिल है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि इनका डिसिप्लिन, अपनी इस पूरी जंग के अंदर महारत और अवाम के लगाव की वजह से उनको बेहतरीन जनरल का खिताब मिला है। अगर आप चाहते हैं कि ये 10 महीने आपको रिजल्ट मिले, अवाम पाकिस्तान को रिजल्ट मिले, तो जो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको तो आप इजाजत देंगे ना आर्टिकल 245 के तहत। अगर आप लोग चोर नहीं है, ये सियासतदान डाकू नहीं है, इनको कोई मसला नहीं है और ये दहशतगर्दों से वाकई जंग लड़ना चाहते हैं और इन बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में बचाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल कर सकते हैं दहशतगर्दों का और उनके सहूलतकार का, जिसकी ये इजाजत नहीं दे रहे। तो अगर जनरल राहिल शरीफ के बचे हुए 10 माह के अंदर अगर आप आर्टिकल 245 का निफाज करके मिलिट्री कोर्ट को चला दें तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपको सारी जिंदगी नहीं मिला, जो इन्होंने 13 माह से दबाया हुआ है। तो इस जिम के अंदर अगर मैं पाकिस्तान की आवाम से ये मिन्नतें कर रहा हूं, देखें मेरी जुबान मेरे काबू में नहीं है ना, तो मैं इतनी स्पीड से बोलूंगा, लेकिन जो मेरे दिल में है वो मेरी जुबान के अंदर लुकनत नहीं आएगी, ये मेरी सच्चाई होगी। ना इसके अंदर मेरी कोई रिश्तेदारी है, ना मेरा कोई जानने वाला है। मैं अवाम पाकिस्तान को आने वाले हालात से पिछले 7 साल से आगाह कर रहा हूं और वही हालात अब आ गए जिससे मैं रोकता आया हूं। अगर आपने मिलिट्री कोर्ट को नहीं लगाया तो मिलिट्री कोर्ट की मियाद खत्म होते के साथ ही हर कोई बंदूक उठाएगा और अपना हिसाब खुद लेगा। फिर कहां इंसाफ लेंगे हम? आप बता दें, हम वहां चले जाते। आप बताएं
जो आप हुक्म करेंगे हम वो करेंगे। आप बताएं मैं किस कोर्ट में जाऊं? मैं तो खुद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से आया हूं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं पार्लियामेंट से आया हूं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। उसके बावजूद आज तक मैंने गैर मुसल्ला रखा उन लोगों को जिन्होंने मुझे तर्जुमान वॉइस ऑफ शोहदा पाकिस्तान बनाया। तो अब मैं फरवरी की 16 और 14 तारीख से कोयटा और पेशावर में जाके इसका नतीजा लूंगा कि आप क्या चाहते हैं शोहदा के लवाहिक। और अगर रियासत ने अपनी मुरव्वजा ताकत इस्तेमाल करके आपको दबाने की कोशिश की, फिर क्या? मुझे तो 7 साल से दबा रहे हैं, आपको नहीं कर रहे 5 साल से। आप नहीं दब रहे हैं यहाँ पर, आप दबे तो मैं दबूंगा। देखें मैं अवाम पाकिस्तान को आपके तवज्जुह से बता दूं, मैंने तमाम मुल्कों के जायजे लिए, हम उस नहज पे पहुंच गए। वो हालात आने वाले जहाँ या सर जाएगा या गैरत जाएगी, या फैसला हमने करना देना क्या है। मैं तो सर दूंगा, आप भी देंगे, लेकिन हुक्मरान कब देंगे? ये पाकिस्तानी नहीं है, इनको दहशतगर्दों से कोई खतरा नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आता ये कौन लोग हैं? यही तो दहशतगर्दों के साथी हैं, लेकिन इनका हशर भी वो होगा जो अफगानिस्तान में नजीब का हुआ था। ये आप लिख लें, अगर आपने अपनी फौज को अंडरमाइन किया, पूरी दुनिया इस वक्त आपकी फौज से बरसरे पैकार है। आर्मी चीफ को नंबर 1 जनरल उनकी काबिलियत की बिना पर दिया गया और अवाम पाकिस्तान से पजीराई की सूरत में दिया गया। आए मैं और आप चलते हैं गांव देहातों में, मैंने तो किसी लीडर की वहां तस्वीर नहीं देखी, या किसी दौर में भुट्टो साहब की देखी थी, या फिर अब राहिल शरीफ साहब की देख रहा हूं। बीच में मैंने इमरान खान की भी देखी। इमरान खान बड़ा पॉपुलर लीडर रहे हैं। अगर वो एक पॉइंट पे आ जाते, एक एजेंडे पे कि अंगूठे चेक कराओ, जिसपे वो अब आए, जिसपे हम उनको कहते थे कि इस पे आओ, तो आज शायद वो धरना बड़ा कामयाब होता। और आज ये घुसपैठिए होते ही नहीं। यहां पर अहल लोगों थे। एयाज सादिक साहब इलेक्ट होके आए, हमने कभी उन पे उंगली नहीं उठाई। इसी तरह कायम अली शाह साहब भी अपने फैसला कर दें सामने लाके, नो इशू। Senator Faisal Azabdi, thank you very much, sir. It's always a pleasure and an honor to have you with us. और आप हमारे शो की शान बढ़ाते हैं। आपका मेहरबानी। आपके साथ बैठने का वजह यह है कि हमारा दिल गवाही देता है, आपने कभी सरेंडर नहीं किया। मैं आपको बताऊं, हमें यह भी इल्म है कि किस अरब सिफारत खाने से आपको क्या ऑफर हुई है, आप ये बातें छोड़। लेकिन साबित कदमी है, पैसे ऑफर किए थे तो साबित कदमी तो है ना, है ना, बस ठीक। आप लोगों को एक मैं बताता हूं कि मुझसे रोज लोग पूछते हैं कि क्या ये दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, क्या हमारे स्कूल महफूज हो सकते हैं, क्या स्कूल्स में फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है? तो यस, हो सकता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, आप आज स्कूल्स महफूज कर लेंगे, कल अस्पतालों को क्या करेंगे? अस्पताल महफूज करेंगे, स्टेडियम्स का क्या करेंगे? स्टेडियम्स को महफूज करेंगे, बस स्टैंड्स का क्या करेंगे? बस स्टैंड्स को महफूज कर लेंगे तो उसके बाद आप अपना जो है क्या कहते हैं, जितने आपके पब्लिक एरियाज हैं उनका क्या करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू बी ऑन द डिफेंसिव ऑल द टाइम। 9/11 के बाद हुआ यह था कि तमाम ममालिक ने, जितने यानी हमें समझ में आता है, उन्होंने अपने लॉज ऑफ एविडेंस को रिविजिट किया और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को उन्होंने रिविजिट किया और उन्होंने नए नए कवानीन बनाए, चाहे वो पेट्रियट एक्ट हो, चाहे वो गुआंतानामो बे को लीगलाइज करना हो, चाहे वो कुछ और करना हो। पाकिस्तान में आज तक लॉज ऑफ एविडेंस को हमारी पार्लियामेंट ने और हमारी सेनेट ने रिविजिट नहीं किया। और उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम अक्सर अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में या हमारे अखबार जो हैं वो बैठ के हमारी अदलिया के ऊपर हम उंगलियां उठाते हैं, वो जायज नहीं है, क्योंकि अदलिया फैसले नहीं कर सकती जब तक लॉज ऑफ एविडेंस जो है वो उनको सही तौर पर रिविजिट नहीं किया जाता। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवाहों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वकला को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और सबसे बढ़कर जजेस को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उस वर्दी को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो वहां पकड़ के लाया है, उसके सबूत को जायज मानना चाहिए। आप जिसका हमने एक मजाक समझ लिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली मजाक नहीं, बड़ी सीरियस बात है कि एजेंसीज आपकी जो हैं, इंटेल एजेंसीज जो हैं, वो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं लोगों के मुतालिक और वो ला के देती हैं और वो पकड़ती हैं। लेकिन अगर हुकूमतें उसके ऊपर एक्शन ना लें तो वो सब का सब जो है वो जाया हो जाता है वहां पे, और आप पकड़ के लाते हैं और अदालत में उस शख्स के सामने कोई गवाह नहीं खड़ा होता, क्योंकि आपका अदालती निजाम ये डिमांड करता है कि मुल्जिम और गवाह आमने सामने कटहरे में खड़े होंगे और उसके सामने गवाही देगा। उसके फिर पूरे जो खानदान है और बच्चे जो हैं वो उस दहशतगर्दी का निशाना बन सकते हैं। जब तक आपके मुल्क में, आपके मुख्तलिफ इदारों में, आपके मुख्तलिफ शोबों में दहशतगर्द या दहशतगर्दों से हमदर्दी रखने वाले सर उठा के फिर रही हैं और उनके खिलाफ यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, आइन के तहत अगर उनके खिलाफ कोई यानी आप अमल नहीं करते, कोई कानून नहीं लाते, उनको सजा नहीं देते, ऐसी सजा जो उनको इबरत का निशाना ना बना सके,
तो आपकी दहशतगर्दी जो है वो कम नहीं हो सकती है। दहशतगर्दी को कम करने का तरीका है आप दहशतगर्द को कम करते हैं। दहशतगर्द को कम करने का तरीका है आप उसके फैसिलिटेटर्स को कम करते हैं, और उसके फैसिलिटेटर्स को कम करने का तरीका यह है कि जो इकोनॉमिक फनल्स हैं उनकी, जो उनको पैसे देती हैं, जो उनको मुराद देती हैं, आप उनको जो है वहां पे उनको खत्म करते हैं, बंद करते हैं, कम करते हैं। ये नहीं हो सकता कि पंजाब, हालांकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, कि पंजाब के अंदर दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना हो, उनको वहां छुपाने वाली जगहें ना हो। जब एक जगह पे हमला होता है, जैसे अगर चारसद्दा के यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई हमला हुआ या एपीएस के ऊपर हमला हुआ, तो उसमें मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई पोचर्स होते हैं, कोई ट्रेनर्स होते हैं, कोई हैंडलर्स होते हैं, कोई उनको देने वाले होते हैं, कोई उनको ट्रांसपोर्ट करने वाले होते हैं, कोई उनके लिए ट्रांसपोर्ट चोरी करने वाले होते हैं, कोई उनके लिए वेपन्स लाने वाले होते हैं, कोई डेटोनेटर्स लाने वाले होते हैं, कोई रिकॉनेसेंस करने वाले होते हैं, और कोई फिर उनको फाइनली वहां पे उस दिन हैंडल कर रहे होते हैं जिस दिन वो करते हैं। तो जिस तरह एक बच्चा अगर एक दिन पैदा होता है तो इसका यह मतलब नहीं गड़बड़ एक रात पहले हुई। दहशतगर्दी का अगर कोई वाकया आज होता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये जनाब सिर्फ 2 दिन पहले इसकी कोई तैयारी अमल में आई। और दहशतगर्दी को सिर्फ मजम्मत करना वो काफी नहीं है। वो मजम्मत ऑप्टिकली आपको दिखानी पड़ती है लोगों से, आपको वहां पे वो अमल करना पड़ेगा कि जनाब यानी अगर हमारे वजीर आजम और हमारे वज़राए आला रोज उन कॉलेजेस में और स्कूल्स में सुबह असेंबली के टाइम पे जाएं एक महीना जहां पे ऐसी कुछ थ्रेट्स हैं, तो फिर मुझे बहैसियत पेरेंट मुझे तसल्ली होगी कि हमारे बच्चे जो है सेफ हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, अपने बच्चों के बच्चों को बाहर भेज देते हैं, अपने नौकरों को बाहर भेज देते हैं। अगर अभी भी आपको इनसे उम्मीद है तो अल्लाह ही हाफिज, अल्लाह हाफिज।